एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। साथ ही साथ इसको ड्रॉ करते चलेंगे। ऑब्जर्वर बनाना है पहले 1.5 मीटर, तो ये छोटा सा ही बनाऊंगी, इसको 1.5 मीटर लिख दिया। उसके बाद ये 28.5 मीटर अवे है एक चिमनी से। एक चिमनी है जिससे ये 28.5 मीटर दूर है, यानी इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 28.5 मीटर्स है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। अब आइज से लेकर टॉप ऑफ चिमनी तक एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले इसका लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन दो चीज़ों से बनता है, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये हाइट जो है हमें फाइंड करनी है, ये हमें नहीं पता। तो जो चीज़ें पता हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। अच्छा, इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। A B C D, इस पॉइंट को E लिख देंगे। बस 5 ही पॉइंट थे। अब हमारे पास ऑब्जर्वर की हाइट थी 1.5 मीटर्स। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ADE एंगल जो है मेरे पास 45 डिग्री है। उसके बाद एक और चीज़ गिवन है हमारे पास BC, जो कि उसका डिस्टेंस था उन दोनों का 28.5 मीटर्स BC है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, AB की लेंथ फाइंड करनी है, पूरी चिमनी की लेंथ फाइंड करनी है। तो यानी कि फाइंड करने वाली जो चीज़ है दैट इज़ लेंथ ऑफ AB, जिसमें से अगर यहाँ पर देखें तो DC इसके पैरेलल आ रहा है और इक्वल है BE के। तो यानी कि अगर 1.5 यहाँ है तो यहाँ पर भी 1.5 होगा। मतलब इसका हमें पता चल गया कि इतना पोर्शन जो है 1.5 मीटर है AB का। बाकी हमें AE की लेंथ पता चल जाए तो हम 1.5 प्लस करके AB की फुल लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, AE, मतलब AB क्या है, AE प्लस EB, जिसमें से EB हमें पता है 1.5, AB जो है इस चीज़ के इक्वल है, AE हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है ADE, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 45 डिग्री, साथ ही में 25 मीटर्स इसकी लेंथ होगी क्योंकि DE BC के पैरेलल है, साथ ही में इक्वल भी है और BC की लेंथ 28.5 मीटर है। तो DE की भी ऑब्वियसली 28.5 मीटर्स होगी। मतलब अब इस ट्राइंगल में हमें बेस की लेंथ पता है, एंगल पता है और फाइंड हमें परपेंडिकुलर करना है। तो दो लेंथ्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक परपेंडिकुलर एक बेस और साथ में एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी tan D, परपेंडिकुलर इज AE और बेस इज DE। tan D यानी कि tan 45 डिग्री, AE ओवर DE इज 28.5 इक्वल्स tan 45 इज 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE की लेंथ आ जाएगी 28.5 मीटर्स। ठीक है, अब हमें AB फाइंड करना था तो AE 28.5 है प्लस 1.5 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5 मीटर्स, ये बन जाएगा 30, यानी 30 मीटर्स इज़ आवर आंसर। ये है एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। सबसे पहले ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, मान लो ये है एक पॉइंट, इसका नाम P है, और यहाँ पर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो कि 10 मीटर टॉल है
उस तक जो उसके टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाएंगे। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है विच इज़ 10 मीटर टॉल और इसके टॉप तक पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इसका हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा दैट इज़ 30 डिग्री। उसके बाद एक फ्लैग जो है इसके टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर, ये देखिए, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट पी इज़ 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग जो है उसे लगाया गया है। अ फ्लैग, यहाँ एक फ्लैग लग रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर। मान लीजिए ये फ्लैग है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज़ 45। P से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, पहले इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये है 45 डिग्री के इक्वल। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब इस फ्लैग स्टफ की हाइट फाइंड करनी है। दूसरा, हमें ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का और इस बिल्डिंग का, ये हमें फाइंड करना है। तो लेबलिंग करेंगे, ये P है, इसको A लिख देंगे, इसको B लिख देंगे, इसको C लिख देंगे। 3 पॉइंट्स थे इसके बाद। मतलब अब हमें BC फाइंड करना है और PA फाइंड करना है। गिवन है हमें AB जिसकी लेंथ 10 मीटर्स है। एंगल्स हमें दो गिवन हैं दैट इज़ BPA विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री और CPA विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। फाइंड हमें दो चीज़ें करनी हैं, फ्लैग स्टफ की हाइट यानी BC और डिस्टेंस दैट इज़ PA। अब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले ABP, ट्राइंगल ABP, यहाँ पर एक एंगल है हमारे पास और ये लेंथ हमें गिवन है। ये वाला ट्राइंगल जो है इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर दो लेंथ्स हैं जिसमें से एक की लेंथ हमें पता है, दूसरा एक एंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है। परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा tan P। परपेंडिकुलर की लेंथ इज़ 10 मीटर्स, बेस हमें फाइंड करना है PA और tan P इज़ tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। तो PA की लेंथ क्या आएगी, PA इस साइड आ जाएगा और 10√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी दिस इज इक्वल्स टू 10√3। ये हमारे PA की लेंथ आ गई। ये हमें फाइंड करनी थी यानी एक आंसर हमें मिल गया। दूसरा क्या था, हमें BC की भी लेंथ फाइंड करनी थी और BC इस वाले ट्राइंगल में है, CPA वाले में। तो ट्राइंगल CPA, यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही इस डायग्राम में, स्टेटमेंट में। और दूसरा हमें ये वाला एंगल भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल आएगा, tan 45 डिग्री के। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AC और बेस जो है वो है AP और AP की लेंथ हमें यहाँ पर मिल गई थी 10√3। इसके बाद tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा AC इक्वल्स 10√3। अब AC जो है इट इज़ इक्वल्स टू AB प्लस BC। AC इज़ AB प्लस BC इक्वल्स 10√3। इसके बाद यहाँ पर AB की लेंथ हमें पता है तो AB इज़ 10 मीटर्स
प्लस बी सी इक्वल्स 10√3। 10 अगर इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बी सी इक्वल्स 10√3 माइनस 10, कॉमन √3 माइनस 1, ये आ गई बी सी की लेंथ। यही फाइंड करना था हमें, ये हमारा आंसर है। मतलब दोनों आंसर्स अब हमें पता है। फ्लैग स्टफ की हाइट भी मिल गई बी सी 10√3 माइनस 1 और डिस्टेंस भी मिल गया ए पी। यहाँ पर आप √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे √3 की वैल्यू इज, मैं यहाँ पर करके बताती हूँ, 1.73 होती है √3 की वैल्यू, माइनस 1 लिखा है, ये बन जाएगा 10। 1.73 माइनस 1 इज 0.73। अब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7.3। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये, क्योंकि √3 की वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं थी, अप्रॉक्सीमेट ही थी, तो आंसर भी अप्रॉक्सीमेट है। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है और आप इसी को अपना आंसर लिख रहे हो तो आपकी गलती नहीं निकलेगी, यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं।